समायरा अपने कमरे में बैठकर प्रिया के कॉल का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। देखने पर वो प्रिया का कॉल होता है। वो खुशी से कॉल उठाने लगती है कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। वो घबराते हुए मोबाइल को तकिए के नीचे छुपाकर दरवाजा खोलती है। सामने अनीता खड़ी रहती है। अनीता कहती है, क्या हुआ संजना, इतनी घबराई हुई क्यों हो, कोई परेशानी? समायरा, संजना, नहीं आंटी, वो दरवाजे पर अचानक खटखटाहट सुनकर उठकर आई ना, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो पानी की बोतल, तुम बाहर टेबल पर भूलकर आ गई थी। अनीता उसे बोतल देते हुए कहती है। समायरा, ओह थैंक यू आंटी, आपने क्यों तकलीफ की? अनीता, इट्स ओके एंड गुड नाइट, अब अच्छे से सो जाओ। समायरा भी गुड नाइट कहती है और अनीता के जाते ही वो जल्दबाजी से दरवाजा अटका के कॉल रिसीव करने जाती है। इस जल्दबाजी में वो दरवाजा अटका तो देती है पर लॉक करना भूल जाती है। वो अपना मोबाइल तकिए के नीचे से निकालती है पर जब तक कॉल कट जाता है वो जल्दी से प्रिया को कॉल बैक करती है। कॉल रिसीव होते ही वो कहने लगती है, सॉरी प्रिया, कॉल कट हो गया था, तुम बताओ मम्मी से बात की? मम्मी ने क्या कहा? वो गुस्सा है क्या मुझसे, बताओ ना। तभी उधर से आवाज आती है, हेलो समायरा बेटा, कैसी हो? ये आवाज तो उसकी माँ की थी। वो आवाज सुनते ही खुशी से रो पड़ती है और कहती है, मम्मी ये आप हो ना, बताओ ना, आप ही हो ना, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? दिव्या कहती है, हाँ बेटा मैं ही हूँ, तू कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है? तू कहाँ है? समायरा, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, पर ये तो प्रिया का फोन है ना, तो आप कैसे? तभी प्रिया बोल पड़ती है, जो दिव्या के पास ही बैठी थी और स्पीकर पर दोनों की बात भी सुन रही थी। वो कहती है, अरे बाबा, तूने ही बोला था ना मम्मी से बात करनी है, और ये आंटी का आइडिया था। हम दोनों ने बस छोटा सा ड्रामा किया कि आंटी की तबीयत खराब है, मैं उनकी देखभाल के लिए यहाँ रुक गई, तो अंकल को शक भी नहीं हुआ। फिर दिव्या बोल पड़ती है, अच्छा ये सब छोड़ो, 2 सप्ताह बीत गए हैं बेटा, ये बताओ तुम कहाँ हो, कैसी हो, वहाँ सब ठीक तो हैं? समायरा, हाँ मम्मी। समायरा अपनी मुंबई आने से लेकर अभी तक की सारी बातें बताती है। वो अनीता जी और उनकी फैमिली के बारे में भी बताती है और साथ में अपने नाम बदलकर रहने वाली बात भी बताती है। ये सारी बात प्रिया और दिव्या सुन रही थी। दिव्या कहती है, ये सब तो ठीक है, पर तुमने सोचा है अगर उनको तुम्हारे झूठ के बारे में पता चला तो उनको कितना दुख होगा? मेरे ख्याल से सही समय देखकर तुम्हें सच बता देना चाहिए। समायरा, हाँ मम्मी, मुझे भी झूठ बोलते हुए बहुत बुरा लगता है। वो लोग इतने अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं उनसे झूठ बोल रही। आप ठीक कह रही हैं, मैं सही समय देखकर उनको सच बता दूंगी। दिव्या, अच्छी बात है, पर ये बताओ बेटा, तुम वापस कब आ रही हो? तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर समायरा इमोशनल हो जाती है पर खुद को संभालते हुए कहती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, अब आप रेस्ट करो, रात काफ़ी हो गई है, और फ़ोन रख देती है। कॉल कट करते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर अपने कमरे में साहिल भी बेचैन था। वो संजना के साथ वक्त बिताना चाहता था, उसके साथ बैठकर ऑफिस में बिताए अपने पहले दिनों के बारे में बताना चाहता था। आखिर उसके कहने पर ही तो उसने ऑफिस जाने का फैसला लिया। वो उसे सुबह ही मिला था, ऑफिस जाने से पहले, फिर रात में ऑफिस से आने के बाद, और रात में भी वो खोई खोई सी लग रही थी। ये सब सोचता हुआ वो अपने कमरे से बाहर हॉल की तरफ जाने लगता है। सोचा थोड़ा टेरेस पर घूम कर आता हूँ। वो अपने कमरे से बाहर आकर हॉल की तरफ जा ही रहा होता है कि बाहर उसे किसी के रोने की सिसकियाँ सुनाई पड़ती हैं। वो इधर उधर देखने लगता है, तभी उसे लगता है कि शायद ये आवाज़ गेस्ट रूम से आ रही है। वो रूम के पास जाता है और दरवाजे से झांक कर देखता है, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। वो देखता है कि संजना अपने बेड पर बैठी घुटनों पर अपना सिर टिकाए रो रही है। उसे रोता देखकर साहिल का दिल छलनी हुआ जा रहा था। एक पल को तो उसने सोचा कि दरवाजा खोलकर वो अंदर चला जाए और उससे पूछे कि क्या बात है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा कि अभी रात में किसी लड़की के कमरे में जाना ठीक नहीं। वो अपने दिल को समझाते हुए अपने कमरे में चला गया।
अपने कमरे में जाने के बाद भी वो यही सोचता रहा कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो इतना रो रही है, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ। और ये सारे सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते रात बीत जाती है, सुबह होती है। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। साहिल भी तैयार होकर बाहर हॉल में बैठा होता है, पर उसकी आंखें संजना को ही ढूंढ रही थीं। शायद वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। अनीता ने सबका नाश्ता लगाया तो साहिल ने पूछ लिया, क्या हुआ मम्मी, आज आप अकेले किचन में हैं? अनीता ने जवाब दिया, हाँ आज तो अकेले ही करना पड़ा। पता नहीं संजना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। और वो संजना के कमरे में चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आती हैं तो बताती हैं कि वो थोड़ी देर बाद आएगी, शायद देर रात तक जाग रही थी। साहिल तो उसकी एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहा था, पर अनीता की बात सुनकर मायूस हो गया। सोचा आज उसे देखे बिना ही ऑफिस निकलना पड़ेगा। वो अनीता से कहता है, मम्मी मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मैं राहुल को स्कूल ड्रॉप करता हुआ उधर से ही ऑफिस चला जाऊंगा, पापा बाद में आ जाएंगे। और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। सभी के जाने के बाद समायरा बाहर आती है और कहती है, सॉरी आंटी, आज मुझे लेट हो गया, मेरा सर बहुत भारी लग रहा था, इसलिए लेट तक सोई रह गई। अनीता, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी, आओ कुछ खा लो। समायरा और अनीता अपना काम निपटा लेते हैं। तभी अचानक उसे याद आया कि साहिल तो जल्दी चला गया, तो टिफिन ले जाना भूल गया। वो साहिल को कॉल करके काम के बाद कुछ खा लेने को कहती हैं। साहिल भी उसे जरूर से खा लेने का दिलासा देता हुआ कॉल कट कर देता है, पर वो तो माँ है, वो साहिल की चिंता करती हैं। समायरा संजना उसे परेशान देखकर उससे परेशानी की वजह पूछती है, तो अनीता उसे साहिल के बारे में बता देती है। तब वो कहती है, अरे आंटी आप परेशान क्यों हो रही हो, आप लंच लेकर ऑफिस चले जाइए, आपको देखकर उन्हें अच्छा भी लगेगा और आपको तसल्ली भी हो जाएगी। अनीता ने कहा, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों चलेंगे। तुम घर पर अकेले क्या करोगी, राहुल को आने में अभी टाइम है। कुछ सोचकर समायरा हाँ कर देती है। फिर दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती हैं। वो दोनों एक टैक्सी लेती हैं। ऑफिस पहुंचने तक अनीता संजना को सारे प्लेस के बारे में बताती हुई जाती है। वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं, साहिल के केबिन में जाते हैं। साहिल किसी मीटिंग में रहता है और थोड़ी देर बाद अपने केबिन में आता है। अनीता को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, अरे माँ आप यहाँ, क्या बात है। तभी उसकी नज़र संजना पर पड़ती है। वो हैरान हो जाता है और फिर कहता है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अनीता, इतना मत चौंको, ये आइडिया संजना का है, चलो अब जल्दी से खाना खा लो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा। इतना कहकर वो अनिल जी के केबिन की तरफ चली जाती हैं। समायरा लंच सर्व करने लगती है। साहिल भी पास में सोफे पर बैठा होता है। वो उसे देखकर खुश होता है। फिर वो अपना लंच फिनिश करता है। साहिल अपनी चेयर पर बैठा होता है और समायरा सामने सोफे पर बैठी अनीता का इंतजार कर रही होती है। साहिल को रात की बात याद आती है और वो संजना से उसकी परेशानी पूछना चाहता था, इसलिए वो बात करना शुरू कर देता है। फिर इधर उधर की बात करने के बाद झिझकते हुए पूछा, वो कल रात में तुम्हारे कमरे के पास से गुजरा था तो मैंने देखा तुम रो रही थी, क्या बात है, कोई परेशानी है तो तुम मुझे एक दोस्त समझकर बता सकती हो। समायरा उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और बात संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो मुझे अपने परिवार की याद आ रही थी तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। साहिल कहता है, ओह ये बात है, अच्छा तो ये लो मेरा फ़ोन और बात कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, वो अभी घर से बाहर हैं, मतलब इंडिया से बाहर गए हैं, मैं उनके आने के बाद कॉल कर लूँगी, समायरा जवाब देती है। साहिल को थोड़ी तसल्ली होती है। फिर दोनों आपस में बात करते हुए अनीता का वेट करते हैं। उधर अनीता अनिल को लेकर साहिल के केबिन की तरफ आ रही थी। वो गेट पर ही अनिल को रोककर दोनों को बात करता देख खुश होती हैं। फिर अनिल को देखते हुए अपने मन की बात बताते हुए कहती हैं, मुझे संजना बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साहिल की ज़िंदगी में आ जाए, मेरा साहिल इसके साथ बहुत खुश रहेगा। अब मैं संजना को वापस नहीं जाने देना चाहती। अनिल को भी अनीता की बात सही लगती है, पर वो उसे संजना के दिल की बात जानने को कहते हैं। फिर दोनों अंदर केबिन में जाते हैं। थोड़ा बात करने के बाद
अनीता और संजना घर को लौट जाती हैं। रात को सब एक साथ बैठकर आज के बारे में बात करते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सब आम दिनों की तरह ही काम करते हैं। साहिल आज भी जल्दी ऑफिस चला जाता है। सबके जाने के बाद जब अनीता और संजना टेरेस पर बैठी होती हैं तो अनीता संजना से पूछती है, संजना तुम्हारे घर पर कौन कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? समायरा ये सारे सवाल सुनकर घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं अनीता को उस पर शक तो नहीं हो गया कि वो झूठ बोल रही। फिर घबराते हुए जवाब देती है, जी मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं और मैं ओनली चाइल्ड हूँ, मेरे भाई बहन नहीं हैं। और कहती है कि आप ये सब क्यों पूछ रही हो? अनीता कहती हैं, बस जानने की इच्छा हुई। अच्छा सुनो, जब से तुम यहाँ आई हो कहीं घूमने भी नहीं जा पाई हो। आज राहुल के आने के बाद हम तीनों थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे। ओके आंटी, संजना कहती है। फिर राहुल के आने के बाद तीनों बाहर जाते हैं। इधर साहिल बहुत ही मन लगाकर काम कर रहा होता है और 2 दिनों में ही अपनी मीटिंग फिक्स करता है। अगर ये डील हो जाती है तो उसकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा और ये खुशखबरी बताने के लिए वो घर के लिए जल्दी निकल जाता है। उसके पापा किसी फ्रेंड के साथ बाहर गए थे, इसलिए वो अकेले ही घर आ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो घर पर कोई नहीं होता। वो अनीता को कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो सब बाहर गए हैं, तो फ्रेश होकर रूम में ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो म्यूजिक सुनता हुआ किचन में जाता है और फिर से आइसक्रीम लेकर चम्मच से खाता हुआ अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो आज बहुत खुश था। म्यूजिक सुनते हुए, थोड़ा झूमते हुए वो आइसक्रीम खाने के लिए जैसे ही कटोरे से चम्मच निकालने लगता है तो अचानक चम्मच फिसलकर नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसकी नज़र गेस्ट रूम की तरफ जाती है जो खुला हुआ था। वो रूम के अंदर जाता है। बेड पर बिखरे कपड़े पड़े थे, शायद बाहर जाने से पहले संजना ने इनको निकाला था और जल्दी में वापस रखना भूल गई। वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकलने लगा, तभी उसके पैर के पास कुछ पड़ा दिखाई दिया। उसने उसे झुककर उठाया। उसने वो उठाकर देखा तो संजना का पासपोर्ट था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसके पासपोर्ट में फोटो तो संजना की थी पर नाम कुछ और ही लिखा था, समायरा भारद्वाज। ये देखकर उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे। साहिल ने पासपोर्ट देखा जिस पर नाम समायरा भारद्वाज लिखा हुआ था। वो दिल्ली से थी। उसे देखकर उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे। वो उसके पासपोर्ट को लेकर कुछ देर तक यूं ही टकटकी लगाकर बार बार देखता रहा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो संजना बनकर उसके घर पर है असल में वो तो समायरा भारद्वाज है। फिर उसने वो पासपोर्ट बेड पर रखे, उसके बैग में रख दिया और अपने कमरे में चला गया। उसके मन में मानो उथल पुथल सी मच गई थी। वो सोचने लगा, इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की के चेहरे के पीछे इतना बड़ा झूठ छिपा हुआ है। आखिर संजना ने इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? संजना नहीं, अब तो उसे संजना भी नहीं बोल सकता। बार बार उसके दिमाग में बस यही आ रहा था कि सब उसे इतना प्यार करते हैं और उसने सबके प्यार के बदले उन्हें क्या दिया? अपना झूठ। मैं भी तो उसे इतना प्यार करता हूँ। आखिर उसने किसी के प्यार की कीमत ही नहीं समझी और वो बहुत उदास हो जाता है। कुछ घंटों बाद सब घर आते हैं। सब हंसी मजाक कर रहे थे। घर पर चहल पहल थी। राहुल और समायरा किसी बात पर हंस रहे थे। तभी साहिल भी अपने कमरे से बाहर आता है पर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। वो समायरा को देखता है। उसे इस तरह से सबके साथ हंसते हुए देखकर साहिल का गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर भी वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था और ना ही अपने घर वालों का दिल तोड़ना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि सबके सामने समायरा का सच बता दे, पर उसने अपने गुस्से को किसी तरह से काबू में कर रखा। थोड़ी देर में सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। साहिल भी जाकर समायरा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। समायरा उसे देखकर मुस्कुराती है पर साहिल उसे इग्नोर कर देता है। समायरा को थोड़ा अजीब तो लगता है पर वो ध्यान नहीं देती। फिर सब खाना शुरू करते हैं। सब खाना खा रहे थे, तभी साहिल ने अनिल से कहा, पापा आज मेरी मिस्टर देव से बात हुई, शायद हमें मीटिंग के लिए दिल्ली जाना हो। इससे पहले कि साहिल कुछ और बोलता, अचानक समायरा को खांसी आने लगती है। साहिल उसे पानी का गिलास देते हुए कहता है, क्या हुआ संजना, तुम दिल्ली का नाम सुनकर घबरा क्यों गई? क्या तुम्हारा दिल्ली से कोई रिश्ता है? बेचारी समायरा, पानी तो उसके गले से नीचे भी नहीं उतर रहा था, पर उसने पानी की 2-4 घूंट पी और कहा, नहीं नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है दिल्ली से।
और ना ही मैं घबराई हुई हूँ। वो तो कुछ अटक गया था गले में इसलिए, और नजरें झुकाकर चुपचाप खाने लगती है। समायरा के एक और झूठ से साहिल का गुस्सा फिर तेज हो गया। उसने कहा, गले में कुछ अटक गया था या? इससे पहले कि साहिल कुछ और कहता, अनीता ने बीच में ही टोक कर कहा, अरे तुम भी क्या लेकर बैठ गए? संजना बेटा तुम आराम से खाओ। उसने फिर बोला, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, आज तुम घर जल्दी क्यों आए थे? और तुमने कहा था कि तुम कुछ सरप्राइज देने वाले हो। साहिल कहता है, हाँ मम्मी, मैं वही बता रहा था। मेरी एक बिजनेस मीटिंग फिक्स हुई है जो अगर सक्सेसफुल रही तो हमें बहुत फायदा होगा। मीटिंग कहाँ होनी है ये कल पता चल जाएगा और मुझे उसके लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और अनीता कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। मैं सबके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। फिर सबने अपना खाना फिनिश किया और वहीं टेबल पर बैठे थे। फिर अनीता और संजना सबके लिए मीठा लेकर आते हैं। सब मिलकर बातचीत कर रहे थे और मीठे का मजा ले रहे थे। तभी राहुल बोल पड़ा, संजना दी आज तो मजा आ गया ना? इस पर संजना कहती है, तुम्हारे झूठ ने तो हमें बचा लिया, थैंक्स। और ये सुनकर साहिल के गुस्से की सीमा तो जैसे टूट ही गई। वो राहुल पर झुंझला उठा और कहा, तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? ये तो मैंने कभी नहीं सिखाया और ना ही मम्मी पापा ने सिखाया है। फिर तुम ये बुरी आदतें कहाँ से सीख रहे हो? सब शांत हो गए। तभी अनीता ने कहा, तुम्हें आज क्या हुआ है साहिल? छोटी छोटी बात पर क्यों बिगड़ रहे हो? इस पर साहिल कहता है, आप ही कहती हैं ना कि किसी से झूठ बोलना बुरी बात होती है, और राहुल ने आज एक झूठ बोला है, कल पता नहीं कितने झूठ बोल सकता है। अनीता ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। राहुल ने इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोला जिससे किसी का नुकसान हो, और मैं उसे समझा दूंगी। राहुल ने उदास होकर कहा, आई एम सॉरी भैया, अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। और फिर वो अपने कमरे में चला गया। सभी अपने कमरे में चले गए। साहिल टेरेस पर था और सोच रहा था कि शायद उसने राहुल पर बेकारी गुस्सा कर दिया। तभी अनीता उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है साहिल, आज तुमने इतनी अच्छी बात बताई पर तुम खुश नहीं लग रहे, कोई परेशानी है क्या? साहिल उदास मन से कहता है, नहीं मम्मी कोई बात नहीं, मैंने राहुल पर भी बेकार में गुस्सा कर दिया, कल मैं उसे मना लूंगा। अनीता कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम उसे डांट सकते हो, पर उसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना है। चलो अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। इतना कहकर वो जाने लगती हैं, पर साहिल उसे रोक लेता है और कहता है, मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछो, अनीता ने कहा। तब साहिल कहता है, अगर कोई हमसे झूठ बोले और उसका हमें पता चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अनीता चौंक जाती है और कहती है, क्या हुआ, किसने तुमसे झूठ बोला है और कौन है वो? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? साहिल दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वो अनीता के सामने झूठ नहीं बोल सकता था और फिर कहता है, हाँ मम्मी, वो मेरा एक दोस्त ही है जिस पर मैंने खुद से ज़्यादा विश्वास किया, और उसने उसने मुझसे सिर्फ झूठ ही बोला। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर रहा हूँ वो ही मुझसे झूठ बोलेगा। अब जब मुझे उसका सच पता चल गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या उसकी सच्चाई सबको बता दूँ या फिर किसी को कुछ ना बताकर खुद उससे नाता तोड़ दूँ और दूर हो जाऊँ उससे? अब आप ही मेरी हेल्प करिए। अनीता ने उसे ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे उस दोस्त को तो मैं नहीं जानती पर तुम्हें जानती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुमने किसी पर भरोसा किया है तो उस दोस्त में जरूर कोई अच्छी बात रही होगी। अब मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में तो नहीं जानती तो मैं दावे से कुछ कह नहीं सकती, पर हाँ इतना जरूर कहूँगी, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना। जब तूने उस दोस्त पर इतना विश्वास किया है तो उसे समझने की कोशिश भी कर लो। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही होगी इसलिए झूठ बोला होगा। और तू ये भी तो देख, क्या उसके झूठ से कभी तेरा कोई नुकसान हुआ है या कभी उसने तेरे विश्वास का फ़ायदा उठाकर तेरे साथ कुछ गलत किया है? फिर अनीता उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, देख बेटा, हो सकता है मैं गलत हूँ पर अपने तजुर्बे से कहती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, या फिर उन्हें लगता है कि अगर हमें उसकी सच्चाई पता चली तो हम उनसे दूर हो जाएंगे, इसलिए भी झूठ बोल देते हैं। और ऐसे में हमें उसे ये भरोसा दिलाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सब सच कह सकते हो। तो देखना वो खुद ही सब सच बता देगा
और फिर भी तेरी मर्जी है, जो तेरा दिल कहे वो कर। और फिर अनीता वहाँ से चली जाती है। साहिल वहीं बैठा अपनी माँ की बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ समायरा आ जाती है। वो साहिल से कहती है, साहिल मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, पर किस बात पर नाराज हैं वो नहीं पता। अगर आप बता दो तो मैं कभी वो काम नहीं करूँगी। साहिल कोई भी जवाब नहीं देता। समायरा फिर कहती है, साहिल आई एम सो सॉरी, पर आप मुझ पर यकीन करो, मैं कभी आपको चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आंटी, अंकल, राहुल और आप सबने मेरी इतनी हेल्प की है, इसलिए मैं कभी आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकती। और इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। साहिल उसे जाता हुआ देखता है और फिर अपने ख्यालों में खो जाता है। वो सोचता है कि माँ ने सही ही कहा, समायरा ने कभी मेरे और मेरे घर वालों के विश्वास का फायदा नहीं उठाया और न ही कभी हमें कोई नुकसान पहुंचाया है। उसने तो हमेशा घर पर सबका ख्याल ही रखा है, सबकी फिक्र ही की है। उसने तो बस खुशियां ही दी हैं। हाँ, मुझे उस पर यकीन करना ही होगा। शायद माँ ने सही कहा, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, पर क्या? शायद मुझे उसे थोड़ा समय देना चाहिए। हो सकता है वो खुद मुझे सच बता दे। और फिर उसने तय किया कि वो समायरा से कोई सवाल नहीं करेगा और उसके खुद से सच बताने का इंतजार करेगा। इधर समायरा अपने कमरे में उदास बैठी थी। वो प्रिया को फ़ोन करती है। वो अब हमेशा रात में प्रिया से बात करती थी और यहाँ के बारे में बताती रहती थी। और जब भी उसे अपनी माँ से बात करनी होती, प्रिया उसकी मदद करती थी। प्रिया के फ़ोन उठाते ही समायरा ने उसे सब बता दिया और ये भी साहिल उससे किसी बात को लेकर नाराज है। प्रिया उसे समझाती है और कहती है, तू फिक्र मत कर, हो सकता है साहिल का मूड खराब होगा, कल तक सब ठीक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर से पूछ लेना। दूसरे दिन सुबह साहिल पहले ही ऑफिस चला जाता है। बाकी सब भी अपने काम में लगे रहते हैं। दिन तो सामान्य रहा, पर आज साहिल दोपहर होते ही घर वापस आ गया। घर आते ही अनीता ने उससे पूछा, आज क्या बात है? तब साहिल ने बताया कि उसकी मीटिंग फिक्स हो गई है और वो शाम को ही गोवा के लिए निकलना है। 3 दिनों का ट्रिप है। तब अनीता ने कहा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ खाने के लिए बना देती। अब इतनी जल्दी कैसे होगा? साहिल, अरे मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे भी मैं वहाँ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए नहीं। तभी समायरा भी अपने रूम से बाहर आती है। वो आते हुए अनीता और साहिल की बातें सुन लेती है, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। तभी अनीता के दिमाग में एक बात आती है और वो साहिल से पूछती है, साहिल बेटा, माना कि तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो, पर तुम्हारे साथ तो कोई जा ही सकता है। साहिल, हाँ मम्मी, पर पापा को आने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और आप लोग को नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं आप लोग को टाइम नहीं दे पाऊँगा, इसलिए अकेले ही जा रहा। अनीता, हाँ ठीक है, पर कोई एक तो जा ही सकता है जो तेरा ध्यान भी रख ले, तो मेरी चिंता दूर हो। साहिल, आप क्या कह रही हैं मम्मी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अनीता, ओहो, मैं संजना की बात कर रही, उसको ले जा अपने साथ, वो तेरा ध्यान भी रख लेगी और उसका घूमना भी हो जाएगा। बेचारी जब से यहाँ आई है, हम उसे कहीं लेकर भी नहीं गए। ये सुनकर समायरा संजना कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? पर अनीता जोर देती हुई कहती है, तुम दोनों सुन लो मेरी बात, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। दोनों जाओगे और दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। आखिरकार दोनों को मानना पड़ता है। दोनों अपने कपड़े पैक करते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी के साथ दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। साहिल और समायरा दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। साहिल ने उससे कहा, लाओ अपना पासपोर्ट दो, मैं टिकट कंफर्म करवा देता हूँ। समायरा ने बात को टालते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद करवा लूँगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि साहिल को उसके बारे में सच पता चले। पर उसे कहाँ पता था कि साहिल को पहले ही सच पता चल चुका है। साहिल उसके मना करने का कारण समझता था, इसलिए उसने समायरा को मना भी नहीं किया और फिर दोनों ने अपना टिकट लिया। दोनों को साथ की सीट भी मिल गई। लगभग 1-1.5 घंटे में वो लोग गोवा पहुंच गए थे। साहिल ने एक होटल जाकर कमरा लिया, पर वहां एक ही कमरा खाली था। उसने समायरा से पूछा कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। समायरा ने सोचा रात होने वाली है और रूम के लिए कहाँ भटकेंगे, इसलिए उसने एक रूम के लिए हाँ कर दिया। समायरा के हाँ कहने पर उसने वो कमरा ले लिया। दोनों रूम में गए और अपना सामान रख दिया। साहिल ने समायरा को तैयार होने का बोलकर बाहर चला गया।
समायरा सोचने लगी कि इतनी रात में तैयार होकर कहाँ जाएंगे। फिर भी समायरा उसके बोलने पर तैयार होकर उसका वेट करने लगी। साहिल थोड़ी देर बाद रूम में वापस आता है। वो समायरा को इस तरह तैयार होकर वेट करता देखकर कहता है, सॉरी, तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। समायरा, नहीं, पर ये तो बताओ आप कि हम रेडी होकर जा कहाँ रहे हैं। साहिल, वो तो सरप्राइज है, अब चलो मेरे साथ। समायरा मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। साहिल उसे बीच के किनारे पर एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पर वो विंडो के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। वेटर को बुला साहिल ने खाने के लिए ऑर्डर दिया। फिर दोनों बीच का नज़ारा देखने लगे। वहाँ की लाइटिंग, म्यूजिक सब बहुत अच्छा लग रहा था। साहिल ने दोनों के बीच की खामोशी को खत्म करने के लिए बात करना शुरू किया। उसने कहा, थैंक्स संजना, मेरे साथ आने के लिए मुझे भी कंपनी मिल गई। समायरा, यू वेलकम साहिल। वैसे ये थैंक्स आंटी को जाना चाहिए क्योंकि आइडिया उनका था। साहिल हंसते हुए, हाँ सही कहा तुमने। समायरा, साहिल आपसे एक बात पूछूं, अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना। साहिल समझ गया कि संजना कल की बात के बारे में बात कर रही है। उसने जवाब दिया, नहीं, और कल के लिए आई एम सॉरी, वो मेरा मूड थोड़ा खराब था। समायरा, इट्स ओके, पर आगे से मुझसे नाराज मत होना, मुझे अच्छा नहीं लगता। साहिल, क्यों? समायरा ने इतराते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हो ना, और दोस्त नाराज नहीं होते। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी खाना भी आ गया। दोनों ने डिनर किया और थोड़ी देर बीच पर टहलकर अपने होटल के लिए निकल गए। दोनों रूम पहुंचकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। साहिल एक तकिया लेकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और समायरा को कहता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ा वर्क करना है लैपटॉप पर। समायरा बेड पर लेट जाती है और खुद में मुस्कुराते हुए सोने की कोशिश करती है। वो आज अच्छा महसूस कर रही थी। वो थोड़ा उठकर साहिल को देखती है जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो कहती है, साहिल सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे कुछ कहना था। साहिल, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। समायरा, थैंक यू सो मच। साहिल, थैंक यू किस बात के लिए? समायरा, सभी बातों के लिए, डिनर के लिए, इवनिंग बीच वॉक के लिए, आज की खूबसूरत शाम के लिए, और अब मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। साहिल मुस्कुराते हुए, अच्छा तो तुम्हें भी थैंक यू मेरे साथ आने के लिए, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए। वैसे मुझे भी कुछ कहना था। समायरा, मुझसे क्या? साहिल, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये गुलाबी रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। समायरा शर्मा जाती है और कहती है, थैंक यू साहिल। फिर साहिल अपना काम करने लगता है और समायरा सोने लग जाती है। समायरा ने सोचा भी नहीं था साहिल उसको कॉम्प्लीमेंट देगा, पर वो बहुत खुश थी। साहिल के साथ समय बिताकर उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह समायरा सो रही थी। साहिल पहले उठ गया, उसे मीटिंग के लिए जाना था। साहिल ने समायरा को देखा और मन ही मन सोचने लगा, सोते हुए ये और भी प्यारी मासूम लग रही है, पर पता नहीं क्यों तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत पड़ी। काश तुम मुझे वो बात बता पाती। फिर वो नहाने के लिए चला गया। तभी समायरा की नींद खुली। वो अपनी आंखें मलती हुई उठी और सामने सोफे पर साहिल को ना पाकर घबरा गई। वो बेड से झटपट उठी, इधर उधर देखने लगी, फिर बालकनी की तरफ गई, पर साहिल को ना पाकर थोड़ा परेशान हो गई। वो कमरे में आकर सोचने लगी कि साहिल बिना बताए ही क्यों चले गए। थोड़ी देर में साहिल बाथरूम से अपने गीले बाल तौलिए से पोंछते हुए निकला और समायरा को उठा हुआ देखकर बोल पड़ा, तुम उठ गई? लगता है कल बहुत गहरी नींद आई थी तुम्हें। समायरा ने पीछे मुड़कर देखा, साहिल आप, और दौड़कर उसके गले लग गई। फिर उनसे कहा, आपने तो मुझे डरा दिया, मैंने सोचा आप मुझे बिना बताए चले गए। साहिल, अरे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना बताए चले जाऊंगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। फिर उससे मजाक करते हुए कहता है, अब मुझे रेडी तो होने दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, या फिर ऐसे ही मुझे पकड़ कर रखोगी? समायरा, ओह सो सॉरी, आप रेडी हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। फिर दोनों रेडी हो गए, साथ में नाश्ता किया। साहिल ने कहा, मैं मीटिंग में बिजी रहूंगा तो तुम यही होटल में ही रहना, मैं मीटिंग खत्म होते ही जल्दी आ जाऊंगा। समायरा, आप फिक्र मत करो साहिल, मैं अपना ध्यान रखूंगी, और हाँ, ऑल द बेस्ट। साहिल, थैंक्स। फिर साहिल मीटिंग के लिए चला जाता है। समायरा सोचती है, मैं अपना फ़ोन लाना भी भूल गई। प्रिया से बात करने का मन हो रहा, उसे सारी बातें बतानी है। मुंबई जाते ही पहले उसे सब बताऊंगी कि यहाँ गोवा घूमने आई थी। तभी रूम का लैंडलाइन फ़ोन बजा। समायरा ने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो संजना, कैसी हो? अनीता ने फ़ोन किया था।
समायरा खुशी से बोल पड़ी, अरे आंटी जी आपको यहाँ का नंबर कैसे मिला? अनीता ने कहा। साहिल ने दिया। उसने कहा कि तुम होटल में अकेली हो, बोर हो रही होगी। मैंने भी सोचा अच्छा है तुमसे बात भी हो जाएगी। समायरा, आपने अच्छा किया आंटी, सच में मैं बोर हो रही थी। दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। शाम के 5 बजने वाले थे। एक बार फिर लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। समायरा ने फ़ोन उठाया तो पता चला साहिल ने कॉल किया था। उसने कहा कि वो बस निकल ही रहा है तो रेडी रहना। समायरा रेडी होकर साहिल का इंतजार करने लगी। साहिल रूम में आते ही समायरा को देखते हुए कहता है, उफ, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? समायरा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा मजाक है, अब चलें, मैं कब से आपका वेट कर रही। साहिल, हाँ बस 2 मिनट, मैं अपनी फाइल रख दूं। फिर थोड़ी देर में दोनों निकल पड़ते हैं। 3-4 घंटे घूमने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, फिर होटल वापस आ जाते हैं। दोनों सोने की तैयारी करने लगते हैं। समायरा साहिल से पूछती है, आपकी मीटिंग कैसी रही? साहिल, अच्छी थी। अब कल फाइनल मीटिंग है। आई होप कल सब अच्छे से हो जाए तो बात बन जाएगी। समायरा, आप इतनी मेहनत करते हो, देखना सब अच्छा होगा और ये डील तो सक्सेस ही होगी। फिर दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं। समायरा भी साहिल की हेल्प करती है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर साहिल मीटिंग के लिए निकल जाता है और समायरा रूम में ही रहती है। आज भी अनीता ने फ़ोन किया। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर शाम होने को आया। आज समायरा पहले से ही तैयार हो गई और साहिल के फ़ोन का वेट करने लगी। वो बैठे बैठे सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी, सब कितना अच्छा है और यहाँ साहिल का साथ तो और भी प्यारा लग रहा है। मैंने कभी किसी को मेरी इतनी फिक्र करते नहीं देखा, जिसको मेरी छोटी सी बात का भी ध्यान रहता है। फिर वो खुद से ही सवाल करती है, पहले कभी तो किसी लड़के के साथ इतनी बातें नहीं की। क्या साहिल को सच में मैं अच्छी लगती हूँ जो वो मेरी तारीफ करते हैं? अरे, मैंने कभी किसी लड़के के बारे में इतना नहीं सोचा, तो साहिल के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं साहिल की तरफ झुकती जा रही हूँ? क्यों मुझे उनके साथ रहना इतना अच्छा लगता है? समायरा अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। समायरा का ध्यान हटा और वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। साहिल दरवाजे से अंदर आते हुए समायरा को तैयार देखकर पूछा, अरे तुम तैयार हो गई? लेकिन मैंने तो आज कॉल ही नहीं किया। समायरा, हाँ मैंने सोचा आप फ़ोन करेंगे ही, तो मैं पहले ही तैयार होकर आपको सरप्राइज़ दूं, पर आज आप बिना कॉल किए ही आ गए। साहिल, वो बाहर बारिश हो रही है ना, तो मैंने सोचा बाहर तो जा नहीं सकते, पर कोई बात नहीं, तुम तैयार हो ही गई हो तो आज हम रूम में ही स्पेशल डिनर कर लेंगे। समायरा, आइडिया अच्छा है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर ऑर्डर कर देती हूँ। फिर दोनों डिनर करके बातें कर रहे होते हैं। समायरा कहती है, तो आज क्या हुआ, डील हो गई? साहिल, हाँ हो ही गई है, पर उन्होंने कहा है कि कंफर्मेशन मेल भेज देंगे। फिर साहिल शाम को अच्छा बनाने के लिए म्यूजिक चला देता है और म्यूजिक गुनगुनाते हुए उसे डांस के लिए पूछता है, तो वो मना नहीं कर पाती और उसके साथ डांस करती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और लाइट भी चली जाती है। साहिल कुछ कैंडल्स जला देता है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उसने कॉल पर किसी से बात की और फिर अपना फ़ोन चेक करने लगा और मोबाइल देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। पास में खड़ी समायरा ने पूछा, अचानक आपको क्या हो गया साहिल? साहिल उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगा। मैंने कर दिखाया, मेरी डील फाइनल हो गई। समायरा, अरे वाह, मैंने कहा था ना ये डील सक्सेसफुल होगी, लेकिन अब मुझे नीचे तो उतारो वरना मुझे चक्कर आने लगेंगे। साहिल ने उसे नीचे उतारा और कहा, अब ऐसा लगता है मैंने जो सपने देखे थे वो पूरे होने लगे हैं। समायरा, हाँ साहिल, जरूर पूरे होंगे, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। फिर दोनों बारिश को देखकर बातें करने लगते हैं। तब समायरा को एक शरारत सूझती है। वो बारिश का पानी अपने हाथ में लेकर साहिल पर छिड़क देती है। साहिल, अरे ये क्या कर रही हो? समायरा हंसते हुए कहती है, आपको आपके प्यार से मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। साहिल, क्या मतलब? समायरा, मैंने सुना है कि पहली बारिश में भीगने से उसको उसका प्यार मिल जाता है। साहिल, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो, पर ये तो पहली बारिश नहीं है। समायरा, हाँ,
यहाँ की पहली बारिश नहीं है, पर आपकी तो गोवा में पहली बारिश है ना। और फिर से उस पर पानी की छींटें डालती है और हंसने लगती है। साहिल, अच्छा बच्चू, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना कहते हुए साहिल समायरा को पकड़कर बालकनी में ले जाता है। खुली बालकनी होने के कारण बारिश का पानी सीधे अंदर आ रहा था। समायरा बारिश में पूरी तरह से भीग गई और अपनी रौंदी शक्ल बनाते हुए बोली, ये क्या किया आपने साहिल, मुझे पूरा भिगा दिया। साहिल भी वहीं खड़ा उस पर हंसते हुए कहता है, लो अब तुम भी पहली बारिश में भीग गई, अब तो तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। समायरा बेचारी सी शक्ल बनाकर बस बोले जा रही थी, साहिल आपने ऐसा क्यों किया। साहिल को उसकी रौंदी हुई शक्ल पर प्यार आने लगा। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। समायरा तो अपनी बात कहने में लगी पड़ी थी कि अचानक साहिल ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपनी उंगलियों से हटाकर उसके कानों के किनारे फंसाते हुए कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। तुम ऐसे ही मेरे पास रहना हमेशा। अब मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। आई लव यू सो मच। समायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे साहिल अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार भर कर आया हो और समायरा उसके प्यार में डूबती जा रही हो। तभी बिजली की गड़गड़ाहट होती है। समायरा डरकर साहिल से लिपट जाती है। साहिल भी उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लेता है जैसे अब उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। दोनों ही एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। उनके लिए तो समय जैसे ठहर ही गया था। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। होटल की लाइट भी आ जाती है। रूम की लाइट भी जलने लगती है। समायरा का ध्यान टूटता है। वो साहिल को झटके से अपने से दूर करती है। कमरे की तरफ ऐसे भागती हुई जाती है जैसे उससे कोई गलती हो गई हो। साहिल उसे पीछे से पुकारता रह जाता है पर वो कुछ नहीं सुनती। समायरा अपने गीले कपड़े बदलकर सो जाती है बिना साहिल से बात किए। साहिल एक बार बात करने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनती। फिर साहिल सोचता है कल बात करता हूँ और वो भी सो जाता है। सुबह दोनों उठकर अपनी पैकिंग करते हैं क्योंकि आज उन्हें मुंबई वापस जाना था। समायरा चुपचाप अपना काम कर रही होती है। साहिल फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है पर समायरा उसे अनदेखा कर देती है। साहिल सोचता है कल ही तो उसने अपने प्यार का इजहार किया है। शायद उसके प्यार को समझने के लिए समायरा को थोड़ा समय चाहिए, इसलिए अभी बात करना ठीक नहीं होगा। फिर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। समायरा और साहिल दोनों फ्लैट लेकर मुंबई आते हैं। फ्लैट में दोनों ही चुपचाप थे। जहाँ एक तरफ साहिल ये सोच रहा था कि मैंने अपने प्यार का इजहार करके सही तो किया ना, कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी, पर क्या करता, कल खुद को रोक नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ समायरा सोच रही थी कि ये मैं क्या कर रही थी। साहिल तो मेरे अच्छे दोस्त हैं ना, मैं उनके साथ ये प्यार कैसे कर सकती हूँ। अगर ये बात आंटी और अंकल को पता चली तो वो लोग क्या सोचेंगे, कहीं वो मुझे गलत ना समझ लें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। दोनों मुंबई पहुँचते हैं। फिर टैक्सी लेकर अपने घर जाते हैं पर पूरे रास्ते दोनों के बीच एक भी बात नहीं होती। घर पहुंचने पर अनीता दरवाजा खोलती है। वो दोनों को देखकर खुश हो जाती है और एक एक करके बहुत से सवाल करने लगती है। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? दोनों ने खूब मस्ती तो की ना, या काम ही करते रह गए? और संजना, तुम्हारा ध्यान तो अच्छे से रखा ना मेरे बेटे ने। पर समायरा संजना को गुमसुम देख अनीता ने पूछा, क्या हुआ संजना, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तभी बात को संभालते हुए साहिल ने कहा, हाँ मम्मी, हुआ है ना। वो थक गई है और मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और आपने तो इतने सारे सवाल पूछ लिए। एक काम करते हैं, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में आराम से आपको सब बताते हैं। अनीता, ओह सॉरी बेटा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ जाओ, तुम दोनों आराम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। समायरा, संजना और साहिल दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। समायरा अपने कमरे में जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। वो परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। उसे अपने दोस्त से बात करनी थी जिससे बात करके उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता। इसलिए उसने अपनी दोस्त प्रिया को कॉल लगाया और गोवा में हुई सारी बातें बता देती है। प्रिया मजाक में उसे छेड़ते हुए कहती है, ओहो, हम दिल दे चुके सनम,
तो दोनों प्यार में डूबे हुए हैं। समायरा, मैंने कब कहा कि मैं साहिल को प्यार करती हूँ? प्रिया, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी बातों से साफ पता चल रहा है कि तू भी साहिल से प्यार करने लगी है। बस तू ये बात मानना नहीं चाहती। वैसे तुझे प्रॉब्लम क्या है? तूने जितना बताया है उसके हिसाब से तो साहिल बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का लगता है। ऊपर से वो तुझे प्यार भी करता है। समायरा उदास होकर कहती है, मुझे पता है यार, वो बहुत अच्छे हैं और अब तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि वो मुझसे प्यार करते हैं। पर जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तब तब तो वो मुझसे नफरत करेंगे ना। प्रिया, अब ये बात तो है, तू एक काम कर, तू उन्हें सच बता दे। आगे उनकी मर्जी, प्यार करें या ना करें। पर अगर प्यार सच्चा होगा तो संजना हो या समायरा, वो तो प्यार करेंगे ही। समायरा ये सारी बात करके फ़ोन रख देती है और प्रिया के बताए अनुसार साहिल को सच बताने का मन बना लेती है। शाम में साहिल अपने रूम से निकलकर बाहर हॉल में आता है। अनीता उसे कहती है, अब तो बताओ क्या हुआ? साहिल, हाँ मम्मी, आपके और पापा के आशीर्वाद से सब अच्छा ही हुआ है। मीटिंग सक्सेसफुल रहा और डील भी हो गई। अनीता खुशी से कहती है, वाह, तुमने तो अच्छी खबर सुनाई। मुझे पता ही था कि गणपति बप्पा सब अच्छा ही करेंगे। अनीता गणपति जी को बहुत मानती थी। वो फिर कहती है, अच्छा सुन, मेरा काम कर दो। मैंने सोचा था अगर तेरी मीटिंग सक्सेसफुल रही तो घर पर गणेश जी की पूजा आरती कराऊंगी और इस बात पर तेरे पापा भी राजी हैं। मैंने पंडित जी से पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने कल का मुहूर्त भी बताया है। इसलिए शर्मा अंकल के शॉप पर कुछ सामान पैक करवा कर रखा है, तू जाकर ले आ। साहिल, इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे करोगे आप? किसी दूसरे दिन कर लेते हैं ना। अनीता, सब हो जाएगा, तुम सब हो ना। अब तू जा और सारा सामान लेकर आ जा। मैंने सब सोच लिया है। साहिल, ठीक है, जैसा आप बोलो वैसा ही होगा। और फिर थोड़ी देर में वो सामान लेने के लिए चला जाता है। समायरा अपने कमरे से बाहर आती है। अनीता उसे देखकर, आओ संजना, अब कैसा महसूस कर रही हो? अब तो थकान नहीं है ना? समायरा, नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैं तभी आपसे कुछ बात नहीं कर पाई। अनीता, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। और उसे कल की पूजा के बारे में बताने लगी। रात में सब डिनर करने के बाद सोने के लिए जाने लगे। तभी अनीता ने संजना को अपने कमरे में बुलाया। संजना उसके कमरे में जाती है। अनीता उसे एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहती है, ये लो संजना, ये तुम्हारे लिए है, कल पूजा में तुम यही पहनना। समायरा, इसकी क्या जरूरत थी? मैं ये कैसे ले सकती हूँ? पहले ही आपने बहुत कुछ दिया है। अनीता, ये तो हमारे घर का नियम है, पूजा पर नए कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए। अब ज़्यादा मत सोचो, ले लो। दूसरे दिन सुबह सब कामों में व्यस्त थे, जिससे जो बन पड़ता कर रहा था। सुबह जल्दी उठकर ही साहिल और अनिल हॉल की सफाई करके वहाँ ही गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति को विराजमान करते हैं और सारी सजावट करते हैं। राहुल भी उनका साथ देता है। अनीता और समायरा दोनों प्रसाद की तैयारी कर रही होती हैं। फिर सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद सब तैयार होने चले जाते हैं। सब अच्छे से नए कपड़े पहनकर हॉल में आते हैं। समायरा भी अनीता के दिए कपड़े पहनती है और हॉल में आकर पूजा की थाली सजाने लगती है। साहिल भी कुर्ता पजामा पहने हॉल में आता है। जब उसकी नज़र समायरा पर पड़ती है तो एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो समायरा है, पर जब उसे ध्यान से देखता है तब उसे यकीन होता है कि वो समायरा है। आज समायरा अलग ही दिख रही थी और लगे भी क्यों ना, उसने साड़ी जो पहन रखी थी, लाल रंग की साड़ी, उस पर खूब खिल रही थी। उस पर उसका श्रृंगार, कान में छोटा सा झुमका, हाथों में लाल चूड़ियाँ, माथे पर लाल बिंदी, होठों पर लाली और बालों में गजरा। साहिल उसके इस रूप को देखकर उसका कायल ही हो गया। साहिल किनारे खड़ा समायरा को देख रहा था और मन ही मन उसके इस रूप की तारीफ कर रहा था। तभी अनीता उसके पास आकर कहती हैं, अच्छी लग रही है ना, मैंने ही गिफ्ट की है ये साड़ी। वो तो ले नहीं रही थी पर बाद में मान गई। साहिल थोड़ा सकुचा जाता है और कहता है, क्या आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अनीता, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब समझ आता है। चल अब पंडित जी को फ़ोन कर और पता कर कि वो कब तक आ रहे हैं। 10 बज गए हैं। इतना बोलते हुए वो पूजा की थाली लेने चली जाती है। साहिल शर्माते हुए सोचने लगता है, माँ भी ना सब जान जाती है। फिर वो पंडित जी को फ़ोन लगाकर उनके आने की खबर अपनी माँ को देता है और वो समायरा को देखकर सोचने लगता है कि मैं भी तो उसे कुछ देना चाहता हूँ, पर क्या दूँ? माँ ने तो साड़ी पहले ही दे दी। अचानक उसे कुछ सूझता है
और वो बाहर मार्केट की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में पंडित जी आ जाते हैं और अपने तरीके से तैयारी को देखने लगते हैं। धीरे धीरे मेहमान भी आने लगते हैं। तभी अनीता समायरा संजना से साहिल को बुलाकर लाने को कहती हैं। समायरा पूरे घर में ढूंढ लेती है पर उसे साहिल कहीं नहीं दिखता। तब वो उसके कमरे में देखने जाती है। वो दरवाजे पर खटखटाते हुए आवाज़ लगाती है पर जवाब न आने पर वो अंदाज़ा लगा लेती है कि वो घर पर नहीं है। उसके खटखटाने से दरवाज़ा थोड़ा खुल जाता है और वो उत्सुकता से कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर उसने देखा कि सामने बगल में एक बेड था जिस पर साहिल के कपड़े बिखरे हुए थे। सामने एक बड़ी सी अलमारी थी और दूसरी तरफ एक स्टडी टेबल था जिस पर लैपटॉप और कुछ फाइल्स रखी हुई थी और उधर साइड में ही एक गिटार भी रखा हुआ था। उस गिटार को देखकर समायरा को याद आया कि राहुल ने बताया था साहिल को म्यूजिक का शौक है और वो साहिल के कमरे को देखने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ती है पर पीछे मुड़ते ही जो देखती है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। पीछे की दीवार पर उसकी ही तस्वीर लगी हुई थी। उसकी बहुत सारी तस्वीरें तो शुरू के दिनों की थी जब उसे घर में आए 2 ही दिन हुए थे। वो दीवार तो मानो उसकी तस्वीरों से ही भरी पड़ी थी और हाँ, हर तस्वीर में कुछ ना कुछ शायरी लिखी हुई थी और बीच में आई लव यू भी लिखा हुआ था। ये सब देखकर वो दंग रह गई और भागकर टेरेस पर चली गई। वो सबसे नजरें बचाकर यहाँ टेरेस पर आई थी। वो सोचने लगी साहिल मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ना उन्होंने कभी बताया क्या वो मुझसे शुरू में ही प्यार करते थे, पर वो तो ऐसे दिखते थे जैसे वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, अगर उनको मेरी सच्चाई पता चल गई तो वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। अब मैं क्या करूं? और ये सब सोचकर वो भावुक हो जाती है। तभी साहिल उसे ढूंढता हुआ टेरेस पर आ जाता है। साहिल उससे कहता है, संजना तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें तो सबके साथ होना चाहिए। समायरा रोती हुई साहिल से लिपट जाती है। साहिल उसे रोता हुआ देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, क्या हो गया संजना, तुम रो क्यों रही हो? समायरा उससे लिपट कर रोए जा रही थी और रोते रोते कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए साहिल, मैं आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई। मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं भी आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती हूँ और शायद आपको पसंद भी करने लगी हूँ, पर आपको प्यार करने से डरती हूँ। मैं क्या करूँ साहिल, अब आप ही बताओ। साहिल उसे अपनी बाहों में घेरते हुए कहता है, क्या सच में तुम भी मुझे पसंद करती हो? तब तो ये अच्छी बात है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करके गलती कर दी, पर अब मैं खुश हूँ कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करती हो। समायरा, हाँ साहिल, पर मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। साहिल, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमसे अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती। समायरा साहिल से हटकर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ, क्योंकि जब आपको मेरी सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। साहिल, कौन सी सच्चाई? यही ना कि तुम संजना नहीं समायरा हो। समायरा ये सुनकर चौंक जाती है। वो साहिल की तरफ मुड़कर कहती है, क्या आपको ये बात पता थी और फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की, न ही कभी एहसास होने दिया कि आपको ये बात पता है? साहिल, हाँ संजना, मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी और मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। फिर बाद में काफ़ी सोचने के बाद लगा कि मेरा प्यार इतना भी कमज़ोर नहीं कि पल भर में ही खो जाए। फिर मैंने तय किया कि जब तक तुम मुझे खुद ये बात नहीं बता देती, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। समायरा साहिल का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके जैसा कोई मुझे इतना प्यार करता है। आपके प्यार ने मुझे बहुत हिम्मत दी है साहिल, और अब मैं भी अपने प्यार को नहीं छिपाऊंगी। और फिर नजरें झुकाते हुए कहती है, आई लव यू टू साहिल। साहिल बहुत खुश हो जाता है और कहता है, दैट्स माई गुड गर्ल, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। दोनों एक दूसरे के प्यार को अपनाकर खुश थे। तभी साहिल कहता है, अच्छा समायरा, ओहो मैं तुम्हें समायरा तो बोल सकता हूँ ना? समायरा, हाँ साहिल। साहिल, ओके समायरा मैडम, चलो अब जल्दी से आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। समायरा मना करती है पर साहिल के कहने पर वो आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। साहिल अपने घुटनों पर बैठता है और समायरा का दाहिना पैर उठाकर अपने पैर पर रखता है और उस पर पायल पहनाता है। समायरा उसके पैर छू जाने पर अचकचाते हुए आंखें खोल देती है और अपने पैर में पहनाए पायल को देखकर कहती है, ये क्या है साहिल, ये तो बहुत महंगा होगा, मैं इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती, आपका प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए। साहिल, अब मेरा प्यार कीमती है,
तो तोहफा भी तो उसकी टक्कर का होना चाहिए ना। अब तुम उसे मेरा प्यार समझकर ही कबूल कर लो। इतना कहते हुए वो दूसरी पायल भी समायरा के पैर में पहना देता है। दोनों एक दूसरे के साथ थे कि तभी अनीता वहां आवाज लगाते हुए आती है। दोनों अनीता की आवाज सुनकर दूर खड़े हो जाते हैं। अनीता दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ हो? मैं कब से दोनों को ढूंढ रही हूँ। जल्दी चलो, आरती शुरू होने वाली है। सब पूजा में शामिल होते हैं। पूजा होती है और फिर आरती भी होती है। अनीता और अनिल के आरती करने के बाद राहुल आरती करता है। फिर समायरा और साहिल एक साथ आरती करते हैं। अनीता और अनिल दोनों को एक साथ देखकर खुश होते हैं। समायरा और साहिल मिलकर सारा काम संभाल लेते हैं। पूजा में शामिल सबका ध्यान रखना, सबको प्रसाद देना, पंडित जी का ध्यान रखना, सब दोनों ही करते हैं। अनीता दोनों को देख रही थी और उसे दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी और एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। जिस तरह दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए सब काम संभाल रहे थे, वो आज पहली बार देखने को मिल रहा था। अनीता गणेश जी के पास अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, मेरी सारी मनोकामना आपने पूरी की हैं, पर ये मनोकामना भी पूरी कर दो कि साहिल और संजना को मिला दो। जिस तरह आज दोनों एक साथ खुश दिख रहे हैं, उसी तरह हमेशा के लिए दोनों को एक कर दो। अब अनीता को कौन बताए कि उसकी आधी मनोकामना पूरी हो गई है। साहिल और समायरा मिल गए हैं। अब दिखना है ये कि क्या वो दोनों हमेशा के लिए एक हो पाएंगे, कि अनीता की मनोकामना पूरी हो पाएगी। साहिल और समायरा के बीच पहले पहले प्यार का खुमार था। दोनों ही अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढते रहते थे और जब मिलते तो बस घंटों बातें करते रहते। वक्त कब बीत जाता पता ही नहीं चलता था। 2 दिनों के बाद अनीता ने सुबह से ही बहुत जल्दबाजी में थी। वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। समायरा के पूछने पर बताया कि अनिल जी के किसी करीबी दोस्त की बेटी की शादी है तो उनके घर जाना है। अनीता ने समायरा संजना से कहा, संजना तुम भी चलो हमारे साथ शादी में, तुम घर में अकेली कैसे रहोगी। समायरा शादी में जाने से मना कर रही थी और कहती है, नहीं आंटी जी, मैं वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ और मैं वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करूँगी। मैं घर पर ही ठीक हूँ। आप लोग अच्छे से शादी एंजॉय करिएगा। अनीता को आखिरकार उसकी बात माननी पड़ती है और फिर उससे कहती है, ठीक है संजना बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हम लोग शाम होते ही निकल जाएंगे और हो सकता है रात में वहाँ रुकना भी पड़े, तो तुम रात में खाना खाकर सो जाना। साहिल भी ऑफिस से सीधे शादी वाली जगह ही आ जाएगा। शाम होने पर अनीता अनिल तैयार हो जाते हैं। उनके साथ राहुल भी तैयार हो जाता है। सब निकलने लगते हैं। तब अनीता कहती है, संजना तुम अपना ध्यान रखना, टाइम पर खाना खा लेना और दरवाजा लॉक ही रखना। हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। समायरा, संजना, हाँ आंटी, आपने जैसा कहा है मैं ध्यान रखूंगी, आप परेशान ना हो। वो लोग चले जाते हैं। समायरा घर पर अकेली थी। उसने सोचा आज रात वो आराम से अपनी मम्मी से बात कर पाएगी। आज वो बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज कुछ खास था। इधर देर रात होने पर अनीता साहिल को कॉल करती है और शादी पर आने के लिए पूछती है। साहिल कहता है वो अभी तक ऑफिस के कामों में फंसा हुआ है तो उसके आने के चांसेस कम हैं और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। काम करते हुए साहिल की नज़र सामने टेबल पर रखे कैलेंडर पर पड़ती है और आज की तारीख देखकर उसे कुछ याद आता है। वो अपने सारे काम छोड़कर बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर में घर पहुंचता है। रात के लगभग 11 बज गए थे। समायरा अपने सारे काम करके अपने कमरे में थी और अपनी मम्मी को कॉल करने का सोच रही थी, पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो सोचने लगती है कि आंटी ने तो कहा था कि आज वहीं रुकना पड़ेगा, तो अभी आया कौन होगा। दरवाजे पर जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि साहिल है, तो उससे शादी में जाने के बारे में पूछती है, पर साहिल कुछ हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था। वो समायरा को कहता है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, वो रेड साड़ी पहनना, उसमें तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। समायरा उससे कारण भी पूछती है, पर साहिल उसे जल्दी करने को कहता है और उसे उसके कमरे की ओर भेज देता है। इधर साहिल जल्दी जल्दी सारा सामान जो वो लेकर आया था वो सब सेट करने लगता है। कुछ देर बाद समायरा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। साहिल उसको देखकर कहता है, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही हो, बस थोड़ी सी कमी है, और उसके बंधे हुए बालों को खोलकर कहता है, अब परफेक्ट है। समायरा शर्माते हुए, थैंक यू साहिल, अब तो बताओ हम कहीं जा रहे हैं क्या। साहिल, हाँ जाएंगे, पर थोड़ा वेट करो,
तुम्हारे लिए सरप्राइज है। समायरा, क्या सरप्राइज? पर क्यों? साहिल, वो भी बताऊंगा, अभी थोड़ा इंतजार तो करो, बस 5 मिनट। समायरा भी चुप होकर इंतजार करने लगती है। 5 मिनट के बाद हॉल की घड़ी बजने लगती है। रात के 12 बज गए थे। साहिल समायरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तुम्हारी सरप्राइज का टाइम हो गया, पर सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और साहिल उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए टेरेस तक ले जाता है और उससे आंखें खोलने को कहता है। समायरा आंखें खोलती है तो सामने देखकर दंग रह जाती है। टेरेस तो पूरी तरह से लाइट से जगमगा रहा था और सब तरफ गुलाब के फूलों की सजावट थी। बीच में एक छोटी सी बैठने के लिए खूबसूरत जगह थी जहाँ पर एक केक भी रखा हुआ था। समायरा देखकर पूछती है, ये सब क्या है साहिल? साहिल उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे समायरा। समायरा चौंक जाती है और कहती है, आपको मेरे बर्थडे कैसे पता साहिल? साहिल हंसते हुए कहता है, अरे बाबा, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि मुझे तुम्हारा पासपोर्ट मिला था जिससे तुम्हारी समायरा होने का पता चला था। बस उसी दिन देखा था तुम्हारा बर्थ डेट और आज मुझे ऑफिस में अचानक याद आ गया। अगर पहले याद आता तो शायद थोड़ी और तैयारी कर लेता। समायरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो साहिल के गले मिलकर कहती है, थैंक यू सो मच साहिल, आपने इतना भी बहुत किया है मेरे लिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था। आप बहुत अच्छे हो साहिल। साहिल, अरे बस बस, तारीफ से ही पेट भरोगी क्या? केक तो कट करो, भूख भी लगी है यार। फिर दोनों मिलकर केक काटते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। समायरा केक खिलाने के बाद मस्ती में साहिल को चिढ़ाने के लिए कहती है, साहिल, ये सब तैयारी तो ठीक है, पर मेरा गिफ्ट कहाँ है? साहिल, ओ नो, वो तो जल्दी जल्दी में लेना भूल ही गया। तुम बताओ क्या चाहिए, कल लाकर दे दूंगा। समायरा, नहीं साहिल, आपने तो बहुत कुछ दिया है मुझे, इतनी खुशियाँ दी हैं और सबसे कीमती अपना प्यार दिया है। अब मुझे क्या चाहिए? साहिल भी मजाक के मूड में आ जाता है और कहता है, हाँ ये तो है, पर आज तुम्हारा बर्थडे है तो कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा ना। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। समायरा, क्या है, जल्दी बताइए, आप सारी बातें इतना सस्पेंस में क्यों बताते हो? साहिल हंसते हुए, अच्छा चलो अपनी आंखें बंद करो। समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। साहिल उसके करीब जाता है और उसके होठों पर किस करता है। दोनों ही इस प्यार भरे पल की खूबसूरती में खो जाते हैं। फिर साहिल समायरा से मस्ती भरे अंदाज में पूछता है, तो कहो कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? अगर अच्छा लगा हो तो तुम्हें भी यही रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर से कोशिश करता हूँ, शायद इस बार तुम्हें अच्छा लगे। समायरा शर्म से लाल हो गई। फिर उसने भी पलटवार किया और कहा, ओके, रिटर्न गिफ्ट चाहिए ना आपको, तो वो आपको आपके बर्थडे पर मिलेगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं और वहीं चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों अपने प्यार के सुनहरे सपने बुनने लगते हैं। सुबह होती है। चिड़ियों की चहचहाहट से समायरा की नींद खुलती है तो उसने देखा साहिल उसकी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह सो रहा था। वो उसे देखकर मन ही मन खुश होती है और भगवान जी को शुक्रिया कहती है साहिल से मिलवाने के लिए। तभी उसे याद आता है कि सुबह हो गई तो अनीता, अनिल और राहुल सब घर वापस आते होंगे। उसने साहिल को उठाया और कहा, साहिल अब उठो भी, थोड़ी देर में अंकल आंटी और राहुल घर आते ही होंगे। अब आपने ये जो इतना इंतजाम किया है उसका क्या करना है? साहिल हड़बड़ाते हुए उठता है और कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना ये सब ठीक करने में प्लीज। समायरा और साहिल दोनों मिलकर जल्दी जल्दी साफ कर देते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। समायरा साहिल को दरवाजा खोलने को कहती है और वो खुद किचन की तरफ चली जाती है। साहिल दरवाजा खोलता है तो अनीता और सब अंदर आते हैं। अंदर आते ही वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। अनीता साहिल को देखकर कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी सांस इतनी तेज क्यों है? साहिल चुपचाप खड़ा होकर सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे। तभी उधर से समायरा कहती है कि वो जॉगिंग कर रहे थे इसलिए। अनीता समायरा संजना को देखकर कहती है, तुम जाग गई हो? अच्छा, हम तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, रात भर जागते रहे हैं तो बहुत थक गए हैं। समायरा, जी आंटी, आप रेस्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। साहिल को भी ऑफिस जाना होगा। अनीता भी अपने कमरे में चली जाती है। इधर साहिल उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है और वो भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। समायरा भी किचन का काम खत्म कर फ्रेश होने चली जाती है। बाद में साहिल भी ऑफिस चला जाता है। समायरा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि वो अपनी मम्मी से बात करना तो भूल ही गई।
आज रात जब वो अपनी मम्मी से बात करेगी तो सबको अपना सच बताने के बारे में भी बात करेगी, और अगर मम्मी ने भी हाँ कर दिया तो सबको अपना सच बता देगी। ये बात सोचकर वो बस रात होने का इंतजार करने लगी। दिन तो आमतौर पर जैसा बीता था वैसा ही बीता। रात भी हो गई, सबने डिनर भी कर लिया और सोने को भी चले गए। समायरा भी अपने कमरे में जाकर मम्मी को कॉल करती है। उधर दिव्या फोन उठाते ही उसे बर्थडे विश करती है, साथ में प्रिया भी उसे बर्थडे विश करती है। समायरा बहुत खुश होती है और कहती है, अरे प्रिया, तुम भी वहाँ हो, मुझे माफ़ करना, मैं रात में बात नहीं कर पाई। मुझे पता था कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हो, पर क्या करूँ, साहिल ने भी सरप्राइज़ रखा था मेरे लिए। प्रिया, ओहो, साहिल ने सरप्राइज़ दिया? अच्छा, उसके बारे में तू मुझे डिटेल में बताना। और उसे चिढ़ाने लगती है समायरा। हाँ बाबा, बताती हूँ, पर अभी मुझे मम्मी से बात करनी है। और वो अपनी माँ से सच्चाई बताने के बारे में पूछने लगती है। फिर कहती है, बताइए ना मम्मी, मैं क्या करूँ। तभी उधर से एक भारी आवाज़ सुनाई पड़ती है, समायरा। समायरा ये आवाज़ सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि ये उसके पापा की आवाज़ थी। उसने डरते हुए कहा, पापा आप? विक्रम ने कहा, हाँ मैं। और बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, तुम कहाँ हो, कैसी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल तक तुम यहाँ होनी चाहिए, वरना तुम मेरा गुस्सा देखोगी जो अभी तक नहीं देखा। और ये तुम पर नहीं, तुम्हारी माँ पर निकलेगा, जिसे तुम्हारे बारे में पता होते हुए भी मुझे नहीं बताया। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। समायरा घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया। उसे बस अपनी माँ की फिक्र हो रही थी और वो बस दिल्ली जाने की सोचने लगी। उसने सारी फ्लाइट चेक की और सुबह निकलने का इंतजार करने लगी। फिर उसे साहिल का ख्याल आया। वो चाहकर भी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने साहिल के नाम एक चिट्ठी लिखी और सही समय का इंतजार करने लगी। सुबह जल्दी सबके उठने से पहले उठकर वो साहिल के कमरे के पास जाती है और अपनी चिट्ठी दरवाजे के नीचे डाल देती है और धीरे से घर से निकल जाती है। सुबह साहिल की नींद खुलती है। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है तो वो समायरा का कमरा खुला देखकर अंदर घुसता है और उसका कमरा खाली देखकर अचंभे में पड़ जाता है। वो उसे सारी जगह ढूंढता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो ये सोचते हुए अपने कमरे में जाने लगता है कि कल तक तो सब ठीक था, वो बिना बताए कहाँ जा सकती है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी चिट्ठी पर पड़ती है। वो चिट्ठी को उठाता है जिस पर उसका नाम लिखा था, साहिल। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।